प्रदेश के विभिन्न विधाओं से जुड़े हुए हमारे प्रतिष्ठित और उत्कृष्ट स्पोर्ट्स पर्सन्स के साथ मेरी आज की इस संवाद के कार्यक्रम में मेरे साथ वर्चुअली जुड़े हुए प्रदेश के खेल मंत्री श्री उपेंद्र तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल जी, खेल निदेशक श्री आरपी सिंह जी, प्रदेश की वे सभी विभूतियां जिन्होंने स्पोर्ट्स के क्षेत्र में प्रदेश को और देश को एक नई पहचान दी है, जिनमें से कुछ को हम लोगों ने अभी सुना है। क्रिकेट से श्री सुरेश रैना जी, हॉकी के श्री विजय सिंह चौहान जी, श्री अशोक ध्यानचंद जी, जिम्नास्टिक से श्री आशीष जी, सुश्री प्रीति दुबे जी, और मेरी इच्छा थी कि मैं अधिक से अधिक खिलाड़ियों का इस अवसर पर उनके विचारों को सुनूं और उनके अमूल्य विचारों के माध्यम से समाज को लाभान्वित करूं। लेकिन समय की सीमा आपके पास भी और मेरे पास भी है, लेकिन हम लोग एक प्रयास करेंगे, खेल विभाग इस प्रकार का प्रयास करे कि सभी खिलाड़ियों के मीडिया में अपील उनके नाम से छपवाने की व्यवस्था होगी तो लोगों में एक नई ऊर्जा आएगी। आज के समय में जो बात आप लोगों ने कही है बहुत अच्छी कही है, जो आप में से लगभग सभी खिलाड़ियों के मुंह से मुझे सुनने को मिला है, और वह ये कि हमें सकारात्मक ऊर्जा के साथ काम करना है। इस सकारात्मक ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण है। आप देख रहे होंगे कि बीच में स्थिति अत्यंत पैनिक हो गई थी। मैं स्वयं 14 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव हुआ था, और कोरोना पॉजिटिव में डॉक्टर ने मुझे पूरी तरह विश्राम करने के लिए कहा। लेकिन स्थिति को देश के अंदर और प्रदेश के अंदर भी इतनी पैनिक बनाने का प्रयास हुआ कि मुझे स्वयं सामने आना पड़ा और फिर सुबह शाम वर्चुअली अपनी मीटिंगों को और अपने कार्यक्रमों को फिर से प्रारंभ करना पड़ा। एक भय, नकारात्मक चीजों ने, नकारात्मक सूचनाओं ने एक भय का वातावरण पैदा करने का प्रयास किया। हमें तो इस बात में हर व्यक्ति जान रहा है, देश भी, दुनिया भी, प्रदेश भी, हर नागरिक भी, कि कोरोना एक सामान्य वायरस नहीं है, एक महामारी है। और इस महामारी की पहली जो वेव थी, फर्स्ट वेव से सेकंड वेव कई गुना ज्यादा है, यानी 30 से 50 गुना ये मारक है। और इसका जो संक्रमण है इतना ज्यादा होने के कारण थोड़ी सी असावधानी व्यक्ति को उसकी चपेट में ला सकता है। और इस दृष्टि से ये सावधानी और ये सतर्कता आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। और जैसे ही हम लोगों ने प्रदेश में लोगों से अपील करनी शुरू की, अलग अलग तबके के लोगों से बातचीत करना प्रारंभ किया, लोगों से इस बारे में अपील जारी करवाना शुरू किया, सारी चीजें अपने आप लाइन पे आती हुई दिखाई दी।
हॉस्पिटल्स की स्थिति अगर आप देखें, सामान्य दिनों में अगर 500 बेड का कोई हॉस्पिटल है तो वह हॉस्पिटल सामान्य दिनों में 500-600 मरीज ही वहां देखने को मिलते थे। 500 है, 400, 300, 450 तक मरीज होते थे। उसमें से मुश्किल से 30-35 लोगों को ऑक्सीजन और 10 से 15 लोगों को वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ती थी। लेकिन आज इसके ठीक विपरीत स्थिति है। आज अगर 500 बेड का कोई हॉस्पिटल है, हर एक व्यक्ति को ऑक्सीजन की आवश्यकता है कोरोना वायरस के कारण, और उसमें भी ज्यादातर लोगों को वेंटिलेटर HFNC की आवश्यकता है। यानी ऑक्सीजन की मांग कई गुना ज्यादा बढ़ी है। ऑक्सीजन की मांग बढ़ी, संक्रमण ज्यादा होने के नाते ज्यादा लोग संक्रमित हुए। अगर मैं आपको आंकड़े दूं कि पहली लहर में प्रदेश के अंदर जो सर्वाधिक केस आए थे, जिन्हें एक्टिव केस कहते हैं, टोटल पूरे उसमें तो प्रदेश के अंदर कुल एक्टिव केस 68,000 तक आए थे। और हम लोगों ने इसको नियंत्रण करते 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 हम उसको मार्च प्रथम सप्ताह में, यानी फरवरी और मार्च में हम उसे 85-87 तक लेकर के आ गए थे। यानी इतने कम मामले हो गए थे। जो एक दिन में सर्वाधिक मामले जो प्रदेश के अंदर पहली लहर में आए थे वो आए थे 7,500। लेकिन ये सेकेंड वेव कितनी संक्रामक है, कितनी तीव्र है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि हमारे पास जब जिस दिन पीक था, ये 24 अप्रैल को, उस समय हमारे पास कुल कोविड पॉजिटिव केसेस 3,09,000 तक पहुंच गए थे। और आज फिर इसको नियंत्रित कर, और एक दिन में जो सबसे अधिक केस आए थे उस दिन 38,000 केस आए थे। एक दिन में 38,000। आज इसको नियंत्रण करते करते आज केस घट करके 29,000 पर डे प्रतिदिन आ चुके हैं। और प्रदेश के अंदर जो एक्टिव केस थे, जो पहले 3,09,000 तक थे, अब वो 2,90,000 तक हम पहुंच चुके हैं। यानी ये एक प्रोग्रेस है, सरकार के स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश के अंदर जब पहली लहर में पहला केस आया था, ये 2 मार्च 2020 को आगरा में एक व्यापारी जो इटली में व्यापार करने के लिए गए थे, उनके साथ में एक कोरोना वायरस उत्तर प्रदेश के अंदर आगरा में आया था। हम लोगों को तब जांच करवानी पड़ी थी, तो जांच के लिए उनका सैंपल हमें भेजना पड़ा था NIB पुणे। यानी हमारे पास जांच की कोई सुविधा नहीं थी। उपचार के लिए हमें उन्हें भेजना पड़ा था दिल्ली सफदरजंग, हमारे पास बेड्स नहीं थे। और आज मुझे बताते हुए ये संतोष है कि हम लोगों ने इस दौरान जांच की सुविधा बढ़ाई। कल हमारे प्रदेश में 2,97,000 टेस्ट एक दिन में हुए हैं। यानी 2,97,000 टेस्ट एक दिन में हम लोगों ने प्रदेश में किए हैं। ऐसे ही आज 2,29,000 से अधिक टेस्ट हम लोगों ने एक दिन में किए हैं। टेस्ट की क्षमता लगातार बढ़ाई जा रही है। बेड्स, जब मार्च 2020 में मामले आए थे तब प्रदेश में बेड्स नहीं थे। अब हम लोगों ने प्रदेश के अंदर उपचार के लिए दिल्ली सफदरजंग मरीज को भेजना पड़ा था। आज हमारे पास L2 और L3 की, यानी ऑक्सीजन युक्त बेड्स और वेंटिलेटर युक्त बेड्स की संख्या अगर हम देखेंगे तो ये लगभग 70,000 से ऊपर पहुंच चुकी है। L1 फैसिलिटी के भी बेड हमारे पास हैं, जिन्हें मेडिकल ऑब्जर्वेशन में देखा जा सकता है। ऐसे 1,16,000 से अधिक बेड्स आज के दिन पे प्रदेश में हैं, जहां पे उपचार की सुविधा उपलब्ध है। अब तक हम लोग प्रदेश के अंदर 4,15,00,000 से अधिक टेस्ट कर चुके हैं। और 4,15,00,000 के साथ ही हम सब आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिनकी प्रेरणा से देश के वैज्ञानिकों ने 2 वैक्सीन भी भारत के नागरिकों को कोरोना जैसे वायरस से बचाने के लिए
लॉन्च की और आज वह वैक्सीन तेजी के साथ लग रहा है और देश के अंदर सर्वाधिक वैक्सीन लगाने वाला प्रदेश भी उत्तर प्रदेश है। हम लोग अब तक प्रदेश के अंदर 1,27,00,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन दे चुके हैं। हम लोगों ने 1 मई से 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को भी 18 से 44 के बीच में वैक्सीन प्रदेश सरकार ले रही है और सभी को मुफ्त में दे रही है। 45 से ऊपर भारत सरकार मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध करा रही है। हम लोगों ने 1 मई से प्रदेश के अंदर 18 वर्ष से ऊपर के सभी युवाओं को भी वैक्सीन देना प्रारंभ कर दिया है। पहले चरण में हम लोगों ने वे 7 जनपद लिए हैं जहां पे सर्वाधिक एक्टिव केस हैं, इनमें लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर, बरेली, मेरठ। हमारा सॉफ्टवेयर ट्रायल 18+ के लिए हमारा सॉफ्टवेयर वर्तमान में ट्रायल पे है। 1 सप्ताह के अंदर ही हम इसे ठीक करते हुए अब हमारा प्रयास होगा कि 75 जनपदों में हम 18+ को भी वैक्सीन देना प्रारंभ करेंगे, उसी तर्ज पर जैसे भारत सरकार के द्वारा 45 के सहयोग से 45+ को हम वैक्सीन उपलब्ध करवा रहे हैं। प्रदेश के अंदर वर्तमान में कोरोना पॉजिटिव केसेस को चिन्हित करने के लिए हम लोगों ने रैपिड रिस्पांस टीम ज्यादा से ज्यादा मात्रा में गठित की है। प्रदेश के अंदर हम लोग टेस्ट की क्षमता बढ़ाने का काम कर रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र, हर एक जगह निगरानी समितियों का गठन करते हुए लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने की कार्रवाई, पब्लिक एड्रेस सिस्टम से लोगों को हर चौराहे पर और सार्वजनिक स्थान पर माइक से लोगों को इस बारे में बताने की क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में लगातार जागरूक करने का प्रयास हो रहा है। हर जिले में इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर बनाए गए हैं। ये इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर हर एक जनपद से जनपद की प्रत्येक गतिविधि पर नजर रखते हुए प्रयास कर रहे हैं कि होम आइसोलेशन में रहने वाले लोगों के साथ, हॉस्पिटल में रहने वाले जिनका उपचाररत पेशेंट है उनके साथ संवाद बनाया जा सके। इसके लिए लगातार प्रयास हो रहा है और इसकी क्रॉस चेकिंग हम लोग लखनऊ में सीएम हेल्पलाइन से करवा रहे हैं, जिसके माध्यम से ये जानकारी लेने का प्रयास हो रहा है कि होम आइसोलेशन में जितने मरीज हैं उनको मुफ्त में उपचार की व्यवस्था के लिए मेडिकल किट उपलब्ध कराया जा रहा है। सरकारी हॉस्पिटल में या सरकार के द्वारा अधिग्रहित हॉस्पिटल में प्रत्येक मरीज को उपचार के साथ साथ उनके भोजन की व्यवस्था और सभी प्रकार की सुविधाएं सरकार उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। इस सरकार के द्वारा, केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा इस महामारी से लड़ने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन ये महामारी है, महामारी में इस संसाधन कम पड़ते हुए दिखाई देते हैं और उन स्थितियों में मानसिक संबल प्रत्येक व्यक्ति का बहुत आवश्यक है। उन स्थितियों के लिए हम सबको तैयार होना पड़ेगा और मैंने आज इसीलिए खिलाड़ियों के साथ संवाद का एक कार्यक्रम बनाया है कि खिलाड़ी से ज्यादा टीम वर्क के बारे में कोई नहीं जानता। अगर टीम भावना है तो टीम विजयी होती है, टीम भावना नहीं है तो फिर हम अलग अलग प्रयास, अलग अलग खिलाड़ी करता रहेगा तो टीम विजयी होने में उसके सामने बहुत चैलेंज होता है, दिक्कत होती है। और आज के दिन पर जब हम कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, पूरा प्रदेश, पूरा देश, पूरी दुनिया जूझ रही है, उन स्थितियों में हमारी कुछ जिम्मेदारी बनती है और वह जिम्मेदारी ये कि टीम भावना के प्रति लोगों को प्रेरित किया जाए, जागरूक किया जाए। ये जिम्मेदारी सरकार के साथ साथ समाज की भी और विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों, अगर हमारे चिकित्सक लगे हैं, कोरोना वॉरियर्स काम कर रहे हैं, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम सभी लोग उनके साथ मिल करके उनको सपोर्ट करें, उनके मनोबल को बढ़ाएं। ये समय एक दूसरे की यानी लेग पुलिंग का नहीं, ये लोग, हर एक कोरोना वॉरियर्स का, हर एक चिकित्सक का, हर एक मेडिकल वर्कर का मनोबल बढ़ाने का समय है और इस मनोबल बढ़ाने के इस कार्यक्रम के साथ
हम लोगों को इस अभियान के साथ जुड़ना पड़ेगा। जो महत्वपूर्ण सुझाव यहां पर आज दिए गए हैं, श्री सुरेश रैना जी ने दिए, श्री विजय सिंह चौहान जी ने दिए, श्री अशोक ध्यानचंद जी ने दिया, श्री आशीष जी ने दिया, सुश्री प्रीति दुबे जी ने दिया, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण सुझाव हैं। और मैं चाहूंगा कि आप में से हर एक खिलाड़ी जिन्होंने आज संवाद में भाग लिया है, जो लोग यहां पर वर्चुअली जुड़े हुए हैं, उन सब से यह समय है जब समाज को हम संबल बनाएं। और इसके लिए सूचना विभाग हर जिले के अंदर हमारे जिला सूचना अधिकारी हैं, उनके साथ मिलकर के हर जिले से उन लोगों के कमेंट को मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, विजुअल मीडिया, इनके माध्यम से हम लोग हाईलाइट करें, जिससे लोगों का संबल बढ़े। यानी ये टोका टाकी का समय नहीं, टिप्पणी करने का समय नहीं, ये समय प्रत्येक व्यक्ति को मानसिक संबल प्रदान करने का, और मानसिक संबल इस रूप में प्रदान करने का कि जो व्यक्ति होम आइसोलेशन में ठीक हो सकता है, जिसको डॉक्टर कह रहे हैं कि वो घर में ठीक हो सकता है, उस व्यक्ति का घर में उपचार हो और उसके साथ जिले की इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर संवाद बना करके मेडिकल किट उसे उपलब्ध कराएं और उसका हालचाल लेती रहे। कोई समस्या आती है, उसे हायर सेंटर में या किसी कोविड डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में एडमिट करके उसको उपचार की सुविधा दें। जिन लोगों को ऑक्सीजन की आवश्यकता है, हॉस्पिटल में तो उपलब्ध हो रहा है, होम आइसोलेशन में जो लोग हैं, उन लोगों को, जरूरतमंदों को ऑक्सीजन भी मिले। जरूरतमंदों को, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जांच नहीं करा रहे हैं। ये भयभीत होने का समय नहीं है, इसको फेस किए जाने की आवश्यकता है। इसलिए अपनी जांच जरूर कराएं और डॉक्टर के परामर्श को जरूर हम लें। डॉक्टर का परामर्श जो दवा के लिए है, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए है, अगर गले में खरांश है या किसी प्रकार की सर्दी जुकाम की शिकायत है, तो सबसे अच्छी दवा तो स्टीम है। अगर हम स्टीम ले सकें तो यह काफी अच्छा, एक व्यक्ति को एक नई ऊर्जा उससे अपने आप प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। और इसलिए मेरा आप सबसे इस बारे में होगा कि हम लोगों को प्रोत्साहित करने वाले न्यूज उनको अपना व्यूज दे सकते हैं, पॉजिटिव चीजें उनके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, क्योंकि आप में आपकी एक फॉलोइंग वर्ग है और वो फॉलोइंग 10 लोगों तक, कई लोगों तक अपनी बात को पहुंचाती है। और आप लोग जब इन चीजों को अपनी बात कहते हैं तो लोग सुनते हैं, यूथ सुनता है, हमारा युवा वर्ग उसके प्रति आकर्षित होता है। और मेरा आपसे आग्रह होगा कि सबसे पहले तो हम उनके मानसिक संबल प्रदान करने में अपना योगदान दें। एक दूसरा, हम लोगों को शासन के द्वारा बनाए गए कोरोना से संबंधित गाइडलाइन का पालन करने के लिए भी उनसे अपील करें। जैसे अनावश्यक घर के बाहर न जाएं, अगर बाहर निकलना भी है तो मास्क और ग्लव्स धारण करके चलें। दूसरा, हाई रिस्क कैटेगरी यानी 60 साल से ऊपर के लोग, 10 साल से नीचे के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, एक से अधिक बीमारी से ग्रसित लोग, कम इम्यूनिटी के लोग, ये हाई रिस्क कैटेगरी है। ये लोग घर के बाहर ना निकले, घर के अंदर भी मास्क लगा करके रखें, क्योंकि ये एयरबॉर्न डिजीज है, ये वायरस हवा में भी है। तो अगर कोई कोरोना पॉजिटिव आपके आसपास आया है या किसी एक वातावरण में रह रहा है, तो उसके द्वारा, उसके मुंह से या उसके द्वारा छींकने से या उसके मुंह से निकले हुए जो कण हैं, उससे जो वायरस निकलेगा वह भी हवा में 3 घंटे 4 घंटे तक तैरते हुए दिखाई देंगे और वह व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है। इसलिए घर में भी मास्क लगा करके रखेंगे तो ये अच्छा होगा, ये स्वास्थ्य के लिए उत्तम ही होगा। हमें इसका प्रयास भी करना चाहिए। लेकिन घर के बाहर निकलने पर तो मास्क और ग्लव्स अनिवार्य हो। सैनिटाइजर, किसी चीज को छू रहे हैं तो सैनिटाइजर से हाथ साफ करने की व्यवस्था हम जरूर करें। ये अपील हमारे स्तर पर इसमें जा सकती, इसमें हमारे स्तर पर जरूर जाए।
स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और फॉगिंग के लिए लोगों को प्रेरित करें। अपने घर के अंदर भी साफ सफाई रखें, घर के बाहर भी साफ सफाई रखें, आसपास के वातावरण को सफाई करने के लिए प्रेरित करें। स्वच्छता कर्मी आ रहे हैं तो उनके मनोबल को हम बढ़ाएं। ये कुछ चीजें, अच्छे कुछ चीजें अगर हम लोग अपनी आदत का हिस्सा बनाए और लोगों को इसके लिए प्रेरित कर सकें तो हमें इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। वैक्सीनेशन कार्यक्रम से जरूर जुड़े। अब 18 प्लस यानी 18 से ऊपर के हर व्यक्ति को वैक्सीन लगेगी। हम अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और जिस दिन हमें कॉल किया जाता है वैक्सीन लगाने के लिए, उस दिन अपना वैक्सीन जरूर लगाएं। वैक्सीन लगाने के बाद हमारा प्रयास होना चाहिए कि दूसरी डोज के लिए जो तिथि हमें मिले, हम डॉक्टर से परामर्श लेकर के उस दिन अपना दूसरा डोज भी ले लें। कोई भी किसी प्रकार से हम लोग इसमें कहीं भी कोई इसमें कोताही ना बरतें। मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, केंद्र और प्रदेश सरकार खेल और खिलाड़ियों के प्रति पूरी संवेदनशील है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से पूरे देश के अंदर खिलाड़ियों की एक उत्कृष्ट फौज खड़ी हो सके, इस अभियान का हिस्सा बनाया था। नई शिक्षा नीति के बारे में जो यहां पर अभी बताया भी गया कि नई खेल नीति में खिलाड़ियों को विशेष प्रोत्साहन देने की व्यवस्था भी है। प्रदेश सरकार ने भी कुछ व्यवस्थाएं की। खासतौर पर हम लोगों ने हर गांव में खेल का मैदान अनिवार्य रूप से बनाने के लिए आदेश दिए और बहुत सारे गांवों में खेल के मैदान बनते हुए दिखाई भी दिए। ओपन जिम बनाने के लिए भी हर ग्राम पंचायत को प्राथमिकता से कहा गया, उनके लिए पैसा उपलब्ध करवाया गया। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर अपने उदीयमान खिलाड़ियों के लिए हम लोगों ने, जिन्होंने विभिन्न प्रतियोगिताओं में कुछ स्थान दिए, लक्ष्मण पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार, ये पुरस्कार भी प्रदेश के अंदर निरंतर दिए जा रहे हैं और खासतौर पर हमने इनकी संख्या बढ़ाई है। पहले 2-3 खिलाड़ियों को मिल पाती थी, शेष अलग अलग विधाओं के खिलाड़ी इससे वंचित रह पाते थे। हम लोगों ने कहा जितनी विधाएं हैं उन विधाओं से जुड़े हुए खिलाड़ियों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाना चाहिए और संख्या भले ही ज्यादा होगी, लेकिन हमें अपने खिलाड़ियों को, क्योंकि हमारी प्रतिभा है, वे प्रदेश और देश का सम्मान बढ़ा रहे हैं, उन्होंने उस विधा को चुना है, इसलिए उस प्रतिभा को हर हाल में सम्मान करते हुए हम लोगों को, समाज को प्रेरित करने के लिए उस वर्ग को आगे बढ़ाना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने पुरस्कार की राशि और पुरस्कार से की संख्या भी बढ़ाई है। हम लोगों ने 16-17 में रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड के लिए 8 और लक्ष्मण पुरस्कार के लिए 6 लोगों का चयन किया। 17-18 में 8 लक्ष्मण पुरस्कार और 8 रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार। 18-19 में 9 लक्ष्मण पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार के लिए 5 का चयन किया गया। 19-20 में 10 लक्ष्मण पुरस्कार और 8 रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार इसके लिए चयनित किए गए और उन लोगों को सम्मानित यहां पर करने का कार्य भी किया। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश के अंदर अपने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को और उनकी टीम को, जिन्होंने ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ या एशियन गेम्स में, एफ्रो एशियन गेम्स में, विश्व कप में, सेफ गेम्स में जिन लोगों ने भाग लिया, उनके लिए विशेष प्रावधान और उनके लिए सरकार ने तमाम प्रकार के प्रावधान पहले से किए हैं। एकल टीम अगर है स्वर्ण पदक जीतती है तो ओलंपिक में 6 करोड़, स्वर्ण पदक के लिए, रजत पदक के लिए 4 करोड़, कांस्य पदक के लिए 2 करोड़ और प्रतिभाग करने के लिए 10 लाख रुपए हम लोग उपलब्ध करवाते हैं प्रत्येक खिलाड़ी को। टीम गेम में स्वर्ण पदक के लिए 3 करोड़, रजत के लिए 2 करोड़, कांस्य पदक के लिए 1 करोड़ और प्रतिभाग के लिए 10 लाख रुपए प्रत्येक खिलाड़ी को उपलब्ध करवाने का कार्य हम लोग करते हैं। ऐसे ही कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स के लिए भी एकल खिलाड़ी के लिए 50 लाख, स्वर्ण पदक जीतने पर रजत पदक के लिए 30 लाख, कांस्य पदक के लिए 15 लाख और प्रतिभाग के लिए 5 लाख रुपए। टीम गेम के लिए ही 30 लाख,
स्वर्ण पदक में, रजत पदक में 15 लाख और कांस्य पदक में 10 लाख और प्रतिभाग के लिए 5 लाख रुपए की सहायता राज्य सरकार उपलब्ध कराती है। ऐसे ही एफ्रो एशियन गेम्स के लिए एकल में स्वर्ण पदक के लिए 15, रजत के लिए 10 और कांस्य के लिए 8 लाख रुपए की सहायता राज्य सरकार उपलब्ध कराती है। ऐसे ही अन्य गेम्स के लिए भी सरकार हर एक स्तर पर प्रोत्साहित करने का कार्य कर रही है। मुझे विश्वास है कि आप सभी प्रदेश की हमारी जो प्रतिभाएं हैं, जिनके परिश्रम से, जिनके पुरुषार्थ से प्रदेश को अलग अलग खेल की विधाओं में देश के अंदर भी और दुनिया के अंदर भी सम्मान प्राप्त हुआ है, आप सब इस कोरोना कालखंड में आम जन को जागरूक करते हुए, शासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए करने की अपील आप सबके स्तर पर जारी होगी, तो उसका अपना एक मैसेज होगा। दूसरा, मास्क को हर व्यक्ति घर के बाहर निकलने पर मास्क और 2 गज की दूरी का पालन कर सके। किसी वस्तु को छूने पर पानी और साबुन से हाथ धोने या सैनिटाइजर को से हाथ साफ करने के लिए उन्हें प्रेरित अगर कर सकेंगे तो कोरोना की चेन को हर हाल में ब्रेक करने में हमें मदद मिलेगी। मैं एक बार फिर से आप सभी का मैं इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि कोरोना के खिलाफ देश की इस लड़ाई में आप सभी देश के सभी खिलाड़ियों का, पूर्व खिलाड़ियों का योगदान प्राप्त होगा। आप सबको इस कार्यक्रम के साथ प्रतिभाग करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं।